नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघाती समीकरणों को हल करने की विधि पढ़ेंगे। द्विघाती समीकरणों को पहले तो द्विघाती समीकरण कहते किसको है? ऐसे समीकरण जिनमें सबसे बड़ी घात 2 हो, उसको अपन द्विघाती समीकरण कहते हैं। इन द्विघाती समीकरणों को हल करने की 3 विधियां रहती है: गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और पूर्णवर्ग विधि। इनमें पूर्णवर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, ये दोनों विधियां बहुत अच्छी विधि है। लेकिन ये गुणनखंड विधि है, ये इससे सभी सवाल जितने भी द्विघाती समीकरण आते हैं वो हल नहीं हो पाते। ये आसान समीकरणों के लिए ही उपयुक्त विधि है, बाकी सभी सवाल इससे नहीं हो पाते हैं। जबकि पूर्णवर्ग विधि और द्विघाती सूत्र है, उनसे अपन किसी भी प्रकार का कोई सवाल आ जाए जिसका अस्तित्व हो, वो आसानी से हल हो जाता है। मैं तीनों विधियों के 3 वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला वीडियो जो अभी अपन बना रहे हैं वो पहली विधि गुणनखंड विधि का बनाएंगे, उसके बाद श्रीधराचार्य विधि, उसके बाद अपन पूर्णवर्ग विधि का वीडियो देखेंगे जो आगे आएगा। अभी अपन पहली विधि गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से सवाल हल करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद है x² और जो लास्ट पद है -r, इनको हमें गुणा करना है दिमाग के अंदर। अभी अपन पहली बार सीख रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको -8x² अपन गुणा करके लिखते हैं। पहली बार सीखेंगे तो इसको मैं विस्तार से बता देता हूँ, बाकी बाद में ये सब रुटन में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है, इतना कठिन नहीं है। लेकिन अभी हम सीख ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। अंतिम पद और पहले पद को अपन गुणा करेंगे तो x² और -8 को गुणा करने पर हमारे पास आता है -8x²। अगली स्टेप आती है कि इसके 2 खंड करेंगे। 2 इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 खंड करेंगे। यानी गिनती के अंदर ऐसे कौन से अंक हैं जिनको गुणा करने पर 8 आता है। तो 2 गुणा 4 करने पर 8 आता है, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आता है। तो 4 गुणा 2 एक ही बात है, 2 गुणा 4 कर होता है, 4 गुणा 2 कर। और 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 आता है। कोई सा भी अंक इधर या इधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और √8 इंटू √8 करेंगे तो 8 आता है। यानी गिनती के अंदर यही वो अंक है जिनको गुणा करने पर 8 आता है। इनके अलावा कोई 2 अंक नहीं है जिनको गुणा करने पर 8 आता है। तो ये होते हैं इसके गुणनखंड। लेकिन ये 3 खंड हो गए, पहला खंड, दूसरा और तीसरा। लेकिन हमारे सवाल में यहाँ पर आएगा कौन सा? उसके लिए इसमें सेकंड नियम काम आता है कि इनको जोड़े या घटाएं तो ये -2x आ जाना चाहिए। अब ऐसा कौन सा युग्म है, ऐसा कौन सा जोड़ है जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2x आता है, वो देखना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√8 आता है। 2√8 भी वहां पर नहीं है, मध्य पद में, बीच में। और इनको घटाएंगे तो 0 आता है, 0 भी वहां पर नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। अब आता है 8 और 1। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आता है। यहां पर मध्य पद में 9 भी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इनको घटाएंगे 8 और 1 को तो 7 आता है, ये भी नहीं। तो इस तरीके से करके आपको देखना है। इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए ये जोड़ा हमें वहां पर उतारना है। अब ये जो 4 गुणा 2 किया है वो तो 8 का ही किया है, x² का भी करना है, तो 1x यहाँ आ जाएगा और 1x यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4x में से 2x जाएगा तो 2x आता है, इसलिए ये खंड वहां पर लिखा हुआ है, ये हमें पता है। और ये इस 2x के नीचे ये दोनों चीज हम यहाँ पर उतार दें। 4x को इधर, 2x को पीछे कैसे भी उतार सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा। x² और -8 अपन ऐसे कैसे उतार लेंगे, केवल 2x की जगह पे अपन को ये उतारना और ये नीचे के अपन दी। लेकिन 2x और 4x आएगा, लेकिन उसमें दिक्कत यह आती है कि 2x और 4x तो आएगा, इनके चिन्ह माइनस रहेंगे या माइनस+ रहेंगे या 1 + 1 माइनस रहेगा। तो यहां पर हमें माइनस का 2x लाना है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों के चिन्ह माइनस रखोगे तो दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए जुड़ेगा। और जोड़ने पर आता है -6x। इस 4x को 2x को जोड़ेंगे तो -6x आता है, वो -6x नहीं, प्लस का 2x। और यदि दोनों को प्लस का रखोगे तो आता है हमारे पास +6x। ये भी वहां पर नहीं है। इसको माइनस का और पीछे वाले को प्लस का रखोगे, इसको माइनस का और पीछे वाले को प्लस का रखोगे
तो अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो बाकी निकलेगी, बाकी निकलने पर 2x आएगा, 2x इसमें से बचेगा, ये प्लस का है तो प्लस का बचेगा 2x, वहां माइनस का बचाना है तो फिर इसको प्लस का और इसको माइनस का, ये भी अलग अलग चिन्ह है, बाकी निकलेगी, बाकी निकलने पर 2x बचेगा इसमें से, ये माइनस का है तो माइनस का बचेगा, वहां माइनस का 2x ही है मध्य पर, तो माइनस का 2x इस कंडीशन से है। इस तरीके से पहली बार जब आप 8x² को जब गुणनखंड विधि से आप सवाल हल करना सीखोगे तो 8x² के 2 खंड करेंगे, 2 खंडों में आपको इस तरीके से चिन्ह रख के और व्यवस्थित रूप से ये युग्म प्राप्त करना है। ये सब कार्य जब अपन 2-4 सवाल कर लेते हैं तो ये सब दिमाग में ऑलरेडी विद्यार्थी के आ जाता है, रूटन में आ जाता है, पहली बार सीख रहे हैं तो इतना हमें ध्यान देना, ये चीज वहां पर हमें उतारनी पड़ेगी। 4x को इधर या 2x को इधर उतार सकते हैं, ऐसे गलत नहीं होता, तो x² ऐसे कैसे आ जाएगा, और इस माइनस 2x की जगह अपन 2x और माइनस 4x उतारेंगे, पहले कोई सा भी उतार सकता है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर, ऐसे उतारेंगे। इसके बाद बस यही स्टेप थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि जिसकी आदत में नहीं है, पहली बार सीख रहा है, तो ये स्टेप थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, उसको देखना पड़ता है जो हमने सीखा है। अब आगे इतना कठिन नहीं, इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो x² और माइनस 4x में x कॉमन आ जाएगा, ले लेंगे, x² 2 थे, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x बच गया, 4x में से x कॉमन लिया तो यहाँ 4 बच गया, बीच में प्लस आ रहा है, प्लस उतार देंगे, उसके बाद इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेंगे, 2 का भाग 2x में दिया तो x आ जाएगा, और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा, और बराबर। ध्यान रखना कि कॉमन हमेशा बड़ा अंक लेना है इसका, तभी हमारे मूल शून्यांक सही प्रकार से आएंगे, नहीं तो गलत आते हैं। और दूसरी बात, यदि हमने ये जो इसके गुणा करके 2 खंड किए थे और ये बीच वाला पद लाया था, इसका जो विभाजन अपन ने किया था 2 पदों के रूप में, तो इनको ठीक ठीक प्रकार से इनके चिन्ह और ये गुणनखंड ठीक ठीक प्रकार से हो जाएंगे, तो दुनिया का कोई सा भी सवाल देख सकते हैं हम, उनमें ऐसे खंड करने के बाद में जब कॉमन लेंगे ना, तो दोनों ब्रैकेटों के अंदर एक जैसी चीज आएगी, x-4 यहाँ पर है, x-4 यहाँ पर है। यदि आप मान लो कभी सवाल कर रहे हो और ये चीज नहीं आ पाती है दोनों जगह समान, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ऊपर हमारे जो खंड किए थे ना उनमें गलती होगी, तो उनको खंडों को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि समान जरूरी आता है, जरूर आता है। इसके बाद में फिर अगली स्टेप में अपन इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है, तो दोबारा अपन x-4 को कॉमन ले लेंगे, तो x-4 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, शेष बचता है उसको उतार लेंगे, यहाँ x बचेगा और ये प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0, ये 0 इस ब्रैकेट की भी है और इसकी भी है, दोनों की, तो दोनों को उतार लेंगे, x-4 बराबर भी 0 और इधर x + 2 बराबर 0, इस तरीके से 2 भागों में हो जाएगा। और 2 भागों में होना वाजिबी था, क्योंकि द्विघात समीकरण के शून्यांक 2 होते हैं, जिस सवाल की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसके शून्यांक 3 होते हैं, जिस सवाल की सबसे बड़ी घात 4 होती है उसके शून्यांक 4 होता है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए इसके शून्यांक 2, तो वो दोनों शून्यांक अलग अलग प्रकार से इस तरीके से हल हो। -4 को x का मान निकालेंगे तो -4 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो -4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा, +2 को इधर लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का इधर आते ही माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2। इस तरीके से हमारे सवाल के जो x के शून्यांक थे, x ही तो था इसमें, तो x के शून्यांक 4 एवं -2 है, ये हमारे शून्यांक है। लेकिन आगे हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि शून्यांकों के गुणांक एवं योग के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो, तो वो जांच भी हमें करनी है, वो जांच देखते हैं कैसे होती है, ये गुणनखंड विधि थी हमारी। पहली जांच आती है शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग जब हम करेंगे, जो अभी अपन ने शून्यांक ज्ञात किए थे 4 और -2, उनका योग करेंगे तो वो योग बराबर आ जाना चाहिए इसके -x का गुणांक, ये समीकरण के अंदर है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, इनके बराबर आ जाना चाहिए शून्यांकों का योग,
यदि आ जाता है इसका मतलब हमारा सवाल सही नहीं होगा। तो शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांक 4 और -2 है, इन दोनों का योग कर देंगे। एक तरफ 4 लिख लेंगे, एक तरफ -2 लिख लेंगे, दोनों शून्यांक ही है, इनका योग करना है तो प्लस लगा देंगे इनके बीच में। दो चिन्ह एक जगह रह नहीं सकते तो इस माइनस वाले को लेके बराबर, ये माइनस है, सूत्र में माइनस लगा देंगे। एक्स का गुणा, समीकरण के अंदर हम देखेंगे कि एक्स का गुणांक कौन सा है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स का गुणांक ये है, ये अचर पद है। तो एक्स का गुणांक की जगह, यानी एक्स को किससे गुणा कर रखा है, तो एक्स को -2 से गुणा कर रखा है, तो वह -2 बनेगा। विद्यार्थी क्या सोच लेता है कि एक्स का गुणांक -2 है तो -2 ये आएगा, यार ये 2 उतार लेता है, बस ये गलती हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है, ये -2 सवाल का है, सूत्र का है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप एक्स का गुणांक भरोगे तो एक्स का गुणांक -2 है, तो अपन -2 भरेंगे, वो माइनस अलग चीज है, संख्या का माइनस अलग से बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ मान लो 3 आता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन 3 बता दे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आपको शून्य नहीं बताना है, 1 बताना है, यानी एक्स स्क्वायर एक बार आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक बार है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बताए, तो 1 प्लस माइनस में जीत माइनस की होती है, तो 4 -2 बराबर। यहाँ माइनस माइनस को अपन इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्लस का 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और इधर 1 का भाग 2 में देंगे, ये मान और ये मान समान है, इसका मतलब हमारे सवाल की जो शून्य है तो ठीक है। अब ये योग वाली जांच, दूसरी जांच आती है गुणा वाली, वो गुणा वाली जांच कैसे करते हैं, इधर करके बताते हैं। दूसरी जांच आती है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा जो अपन करेंगे, वो शून्यांकों का गुणा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के समान आ जाना चाहिए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यांकों का गुणा करेंगे, एक शून्यांक 4 है, दूसरा शून्यांक -2, इनको गुणा करेंगे तो इंटू लगा देंगे, या ब्रैकेट भी लगा देंगे तो वो इंटू ही है, बराबर। अचर पद यानी गणित का, समीकरण के अंदर गणित का अंक कौन सा है, अचर पद कौन सा है, तो अचर पद है -8, तो ये -8 वहां पर लिखेंगे अचर पद, ये बटा आ रहा है, बटा कर देंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ आता है, जो यहाँ 1 है, जो अभी पहले लिखा था वही है, इसको और इसको गुणा करेंगे तो -8 आता है, इधर 1 का भाग -8 में देंगे तो -8 आएगा, तो ये मान भी दोनों समान है। तो इस तरीके से हमारी ये गुणांक की जांच, ये समान ही आना चाहिए, ये इसके समान आना चाहिए, ये और ये दोनों समान आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, इस मान के बराबर ये मान आना चाहिए और इस मान के बराबर ये मान आ जाना चाहिए। ये गुणांक शून्यांकों का गुणा वाली जांच है, ये शून्यांकों का योग वाली जांच है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करते हैं और उनकी सत्यता की जांच इस तरीके से 2 स्टेप में पूरी होती है। आशा है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम अगले वीडियो में श्रीधराचार्य विधि से द्विघाती सूत्र को हल करना सीखेंगे, जो कल आएगा आने वाले वीडियो में। आशा